हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन किस तरह से देखते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एन ब्यूटेन में ईथेन में जो है कन्फर्मेशन देख चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पे कितने टाइप के कन्फर्मर्स बनना पॉसिबल है। इसके अलावा जो है हमने एन ब्यूटेन में भी हम देख चुके हैं कि कितने कन्फर्मर्स बनना वहाँ पे पॉसिबल है। ये दोनों क्या है, ओपन चेन है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन द्वारा बहुत सारे कन्फर्मर्स बनना पॉसिबल है। बट जब चेन हमारी ओपन नहीं होती है और हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है तब ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसमें हम एक केस ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन का, और साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे कि किस तरह से जो है वहाँ पे कन्फर्मर्स बनते हैं। तो बेसिकली जो है साइक्लोहेक्सेन में आपको दो तरह के कन्फर्मर देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा चेयर फॉर्म और दूसरा मिलेगा यहाँ पे बोट फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं पर मेन जो है यहाँ पर चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म देखते हैं हम। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन जो है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है साइक्लोहेक्सेन की। अगर बेसिकली नॉर्मली इसको देखें तो ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन हमारा जो है दो फॉर्म में मिलता है, एक तो चेयर फॉर्म में मिलेगा, एक बोट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी बैरियर का जो डिफरेंस होता है वो लगभग 7.1 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है। तो जो ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की वो मोर स्टेबल होती है। ठीक है, और जो बोट फॉर्म है वो लेस स्टेबल होती है। क्यों होती है ये? तो सिंपल सा है कि जो चेयर फॉर्म होती है उसमें एंगल स्ट्रेन जो है वो एब्सेंट होता है। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। जैसे कि अगर साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में अगर हाइड्रोजन की पोजीशन देखें तो कुछ इस तरह से होती है हाइड्रोजन की पोजीशन। ठीक है, इस तरह से होती है हाइड्रोजन की यहाँ पे पोजीशन, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल इस तरह से पोजीशन होती है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो पोजीशन होती है हाइड्रोजन की कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है। ओके, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेन देखने को मिलता है एक तरह का बोट फॉर्म में, जिस वजह से ये लेस स्टेबल होती है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है हर कार्बन पे जो है वो एक तो एक्सियल पोजीशन पे है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। एक्सियल पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, जिस वजह से इसमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन या रिपल्शन या किसी भी तरह का कोई रिपल्शन देखने को नहीं मिलता है, और किसी भी तरह का एंगल स्ट्रेन देखने को भी नहीं मिलता है। यहाँ पे कार्बन के बीच में किसी भी तरह का कोई एंगल स्ट्रेन देखने को भी नहीं मिलता है, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। बोट फॉर्म में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन तो नहीं होता है, पर एक दूसरे तरह का स्ट्रेन होता है जिसे हम कहते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन, जिसे हम कहते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है? ये होता है कि दो नज़दीकी CH बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं। क्या? दो नज़दीकी CH बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होता है उसे टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं। ये हमारा CH है, एक CH है, ये हमारा है एक CH, तो इन दोनों के बीच में जो है रिपल्शन होगा उसे हम कहेंगे टॉर्जनल स्ट्रेन। तो बोट फॉर्म में जो है वो टॉर्जनल स्ट्रेन भी होता है, और इसके अलावा जो ये इसके फ्लैग पोल हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन होंगे इसको हम कहेंगे फ्लैग पोल हाइड्रोजन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन है इनके बीच में एक तरह का रिपल्सिव इंटरैक्शन काम करता है, जिस वजह से जो है हमारी बोट फॉर्म जो है वो अनस्टेबल होती है, रिलेटिवली अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारी चेयर फॉर्म है उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरैक्शन नहीं होता रिपल्सिव। दूसरा है कि किसी भी तरह का कोई एंगल स्ट्रेन भी नहीं होता है साइक्लोहेक्सेन में कि चेयर फॉर्म में, इसलिए ये स्टेबल है। इसके अलावा बोट फॉर्म में जो है यहाँ पे नज़दीकी CH बॉन्ड्स के बीच में जो है वो रिपल्शन पाया जाता है, जिसे टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं, वो पाया जाता है। इस वजह से हमारी बोट फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होती है कंपैरेटिव टू चेयर फॉर्म। इसके अलावा जो ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन है
इनके बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शन पाया जाता है, इस वजह से भी जो बोट फॉर्म होती है हमारी वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनकी स्टेबिलिटी वाला पॉइंट कि जो साइक्लोहेक्सेन के दो कन्फर्मर्स होते हैं चेयर और बोट फॉर्म, वो जो है वो किस तरह से वो अपनी स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बोट फॉर्म, राइट। अब देखते हैं कि इसी चेयर फॉर्म को और इसी बोट फॉर्म को आप न्यूमैन प्रोजेक्शन से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि क्या करते हैं हम। अब मैं थोड़ा सा इसको ये मिटा देती हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा ज़्यादा। ठीक है, इसको मैं वापस बनाती हूँ सही से, आपको समझने में रहेगा इजी। ये राइट, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन। अब क्या है देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लास में, कि किस तरह से जो है हम फ्रंट वाले कार्बन एटम को देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, और उसके बाद जो है उसके बैक वाले जो है वो कार्बन जो है वो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम ही करना है। ये जो कार्बन है ये वाला, ठीक है, ये जो कार्बन है ये वाला, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ, आपको इजी रहे समझने में। चलो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तो मिल गया। चलो, ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो कार्बन है हमारा, ठीक है, ये कार्बन ये है। ओके, अब ये है मेरा फ्रंट वाला कार्बन। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसके बैक वाला कार्बन कौन सा है। तो बैक वाला कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला कार्बन जो है वो बैक वाला कार्बन है। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे इसके बैक वाला कार्बन। तो ये क्या है, फ्रंट वाला, इसको 1 नंबर दे दो, बैक वाले को 2 नंबर। तो ये फ्रंट वाला 1 नंबर, ये बैक वाला मेरा 2 नंबर। ठीक है, ये समझने में इजी रहेगा। इसके बाद जो है आपको दूसरा वाला देखना है, ये आप इसको 3 नंबर दे दो और इसको दे दो आप 4th नंबर। तो ये आपका है 3rd, और ये जो आपका पीछे वाला सर्कल है ये आपका है 4th नंबर कार्बन। ठीक है, इसके बाद जो है इसको दे दो आप 6th नंबर, इसको दे दो 5th नंबर। ओके, अब आपको देखना है, आपके पास फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट वाले कार्बन से ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इससे एक जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है फर्स्ट वाले कार्बन से। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन तो हो गए। अब जो है इससे ये 6th वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इससे कौन सा वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, 6th वाला। तो यहाँ देखो ये 6th वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन मेरा कौन सा है, 6th वाला कार्बन है, ये मेरा 6th वाला कार्बन। ठीक है, अब ये 6th वाला कार्बन जो है वो 3rd नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखो 6th वाला कार्बन जो है वो 3rd नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसको बना दिया, राइट। अब यहाँ पे जो है वो देखो कि पीछे वाला जो कार्बन था 2nd नंबर कार्बन, उससे जो है 5th नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है। ये पीछे वाला जो 2nd नंबर कार्बन है उससे मेरा 5th वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको दे दो 5th नंबर कार्बन। ठीक है, ये 5th वाला कार्बन आगे 4th नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये मेरा 4th नंबर कार्बन है, और इससे ये 5th वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये था मेरा CH2, तो ये CH2, ये था मेरा CH2, तो ये है CH2। इस तरह से जो है बचे हुए हाइड्रोजन हम लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, न्यूमैन प्रोजेक्शन हुआ किसका, चेयर फॉर्म का। तो लिखना आ गया किस तरह से लिखते हैं चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन लिख सकते हैं। चलो, तो अब देखते हैं हम बोर्ड फॉर्म में किस तरह से जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन का को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है आप इसको 1st नंबर दे दो, इसको दे दो 2nd नंबर, ताकि आपको बनाने में इजी रहे। इसको दे दो 3rd नंबर, इसको दे दो 4th नंबर, और इसको दे दो 5th नंबर, इसको दे दो आप 6th नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, मैं इसको मानती हूँ फ्रंट वाला कार्बन। ठीक है, ऐसे घुमा दो इसको एक तरफ को मैं मानती हूँ ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन है, और ये मेरा जो है उसके पीछे वाला कार्बन है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेरा है फ्रंट वाला कार्बन, जिसको मैंने क्या दे दिया 1 नंबर, और इसके पीछे वाला जस्ट कार्बन है, इसको मैंने दे दिया है
2 नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो थर्ड कार्बन है, इस थर्ड कार्बन को मैंने, ये वाला कार्बन को जो है वो मैंने थर्ड नंबर दे दिया, और ये जो इसके पीछे वाला कार्बन है ये वाला फोर्थ, इसको मैंने दे दिया है नंबर, ये फोर्थ नंबर दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फ्रंट वाले पे ये मैंने लगा दिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। इसके बाद देखो कि इसी फ्रंट वाले कार्बन पे और क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है ये CH2। ठीक है, और क्या लगा हुआ है, ये CH2 लगा हुआ है, तो ये मैंने लगा दिया इसी पे एक CH2, ये CH2 लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये है मेरा थर्ड नंबर कार्बन। ठीक है, जो CH2 इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये 5th नंबर, ये मेरा 5th नंबर, यही 5th नंबर कार्बन थर्ड से भी जुड़ा हुआ है, तो इसी को मैंने जाके जोड़ दिया, किससे, थर्ड नंबर कार्बन से जोड़ दिया, तो ये मैंने जोड़ दिया थर्ड नंबर कार्बन से। ठीक है, अब इसके पीछे वाला कार्बन है 4th नंबर। 4th नंबर से देखो कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, 4th नंबर से 6th नंबर वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, और सेकेंड वाले से भी 6th वाला जुड़ा हुआ है। तो ये जो मेरा सेकेंड वाला कार्बन था, इसके पीछे वाला, यहाँ से ये 6th नंबर कार्बन ये जुड़ा हुआ है, और ये 6th वाला जो है वो 4th नंबर से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको भी मैंने इस तरह से जोड़ दिया। बाकी बचे हुए हाइड्रोजन जो है, जो इस पे, जैसे कि इस पर भी 2 हाइड्रोजन लगे थे, मैंने 4th नंबर पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस पे जो 2 नंबर पे 2 हाइड्रोजन लगे थे, 2 नंबर पे ये 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, ये 4th और 2 का हो गया। 1 और 1 पे भी 2 हाइड्रोजन थे, और ये थर्ड पे भी 2 हाइड्रोजन थे, तो ये मैंने थर्ड पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और 1 पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। और यहाँ से जो है आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई। 1 नंबर और 3 नंबर से 5 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 नंबर और 3 नंबर से 5 नंबर वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से सेकेंड नंबर और 4th नंबर से 6th वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। सेकेंड नंबर ये पीछे वाला, और यहाँ पे ये 4th नंबर पीछे वाले से 6th नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका जो है बोर्ड फॉर्म का जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेयर और बोर्ड फॉर्म को न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि साइक्लोहेक्सेन में ही एक्सियल और इक्वेटोरियल जो हाइड्रोजन्स हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा देखना है कि एक्सियल बॉन्ड्स कौन से होंगे। यहाँ पे आपके टोटल एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, पहला एक्सियल ये, ठीक है, अक्षीय बंध और भूमध्य बंध। ओके, तो ये है पहला आपका अक्षीय बंध, दूसरा आपका ये नीचे वाला, तीसरा आपका ये, चौथा ये, और पांचवा ये, और छठा ये। तो ये सारे जो है वो कैसे हाइड्रोजन है, आपके एक्सियल हाइड्रोजन है, या फिर हिंदी में आप इसे अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोजन जो है आपके अक्षीय हाइड्रोजन है, इनको लिख ले ए। ठीक है, ये आपके अक्षीय हाइड्रोजन है। इसके अलावा जो है बचे हुए जो हाइड्रोजन है जो इस तरीके से होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ये जो है आपके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। तो 6 ही आपके साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही जो है वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जैसे ही इस साइक्लोहेक्सेन की इस रिंग में चेयर फॉर्म में फ्लिप होता है तो जो एक्सियल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो किस पे आ जाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है वो आ जाते हैं एक्सियल पोजीशन पे। क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन की इस चेयर फॉर्म में जब फ्लिप होता है तो उसमें एक्सियल पोजीशन पे जो बॉन्ड होता है वो इक्वेटोरियल पे आ जाता है और इक्वेटोरियल पे जो बॉन्ड होगा वो एक्सियल पे आ जाएगा। और ये फ्लिप बहुत ही फास्ट होते हैं। ठीक है, फ्लिप बहुत ही फास्ट होते हैं। कैसे होगा, ये जो है फॉर्म ये क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाएगा और ये जो पोजीशन है ये ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाता है। या फिर आप इसे कहें कि इस तरह से ये फ्लिप हो जाता है। तो इसको समझने के लिए अगर मैं सिंपली कहूँ कि ये नीचे आ गया और ये चला गया आपका ऊपर, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लिप को शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये फ्लिप किस तरीके से होता है। ये फ्लिप हुआ। ठीक है, क्या ये पोजीशन ऊपर थी, अब कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ये पोजीशन नीचे थी, अब कहाँ आ गई, ऊपर आ गई। तो जो भी एक्सियल पोजीशन पे लगे हुए होंगे हाइड्रोजन
वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल हो जाएंगे, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगे हुए होंगे वो सारे के सारे एक्सियल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम कि किस तरह से होंगे ये इक्वेटोरियल हो जाएंगे। पहले लिख लेते हैं हम एक्सियल। ओके, ये सारे एक्सियल हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो सारे इक्वेटोरियल थे, ये सारे इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये सारे हो जाते हैं हमारे एक्सियल। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं हमारे एक्सियल, और इक्वेटोरियल हो जाते हैं एक्सियल, एक्सियल हो जाते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेटोरियल। इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आप साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में फ्लिप बता सकते हैं कि किस तरह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन चेंज होती है फ्लिप के दौरान। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर इसी साइक्लोहेक्सेन को मोनो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, यानी कि किसी एक ग्रुप से इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मान लो कि मैंने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया CH3 ग्रुप से, तो उस केस में कौन सी जो है स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगी और कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल होगी। ओके, हमेशा याद रखना कि अगर एक्सियल पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है तो वो जो है वो स्टेबल नहीं होता। वो क्या करता है, फ्लिप के दौरान जो है वो खुद को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना ज़्यादा बेटर समझता है। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो कोई भी बल्की ग्रुप। अगर बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशंस पे है तो वो जो है स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होगी। तो हमें देखना है कि अगर मैं इस HA यानी कि जो एक्सियल पोजीशन है यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस HA को CH3 से, तो उस केस में हमें किस तरह की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है और कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो सिंपली मैं इसी में चेंज करती हूँ, यहीं पे देखते हैं कि किस तरीके से चेंज होता है। ये देखो, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया CH3 से। ओके, अब क्या होगा, क्या यहाँ पे ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, क्या यहाँ पे ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। अब देखो यहाँ से फ्लिप होगा तो क्या होगा, ये CH3 जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे ही फ्लिप होगा ये CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता है। ओके, तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है कि ये जो मेरी सेकेंड वाली स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होता है कि ये जो CH3 है, ये CH3 जो है इंटरैक्ट करता है किसके साथ, इसके साथ, और किसके साथ इंटरैक्ट करता है, इसके साथ। ये जो 1 2 3 पोजीशन, 4 5th, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन, इधर से देखो तो भी ये थर्ड पोजीशन है और इधर से आओ तो भी ये थर्ड पोजीशन है। तो अगर मेरा CH3 एक्सियल पोजीशन पे है तो वो यहाँ पे इंटरैक्शन शो करता है, ये इसके नज़दीक होंगे जिस वजह से इनमें रिपल्शन होंगे और उस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल होगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसमें हम कराते हैं फ्लिप। जैसे ही हमें पता है फ्लिप कराते ही इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल में कन्वर्ट होगी, एक्सियल इक्वेटोरियल में होगी। तो ये एक्सियल CH3 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब इक्वेटोरियल पे। और थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा है आपको कि कोई भी ग्रुप हो, बल्कि ग्रुप, वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेफर करता है, वो वहीं पे स्टेबल होगा, एक्सियल पोजीशन पे स्टेबल नहीं होगा। तो अब ये जो CH3 आया है, इस CH3 का डायरेक्ट इंटरैक्शन आप देखें तो किसी भी हाइड्रोजन से नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरैक्शन हो रहा था। यहाँ पे जो है CH3 का किसी भी हाइड्रोजन से डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, जिस वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये सेकेंड वाली स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई पूछ ले कि फर्स्ट और सेकेंड में से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल होगी, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जिस पे CH3 लगा हुआ होगा वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होने के दौरान एक स्ट्रक्चर बीच में और आती है जिसे हम क्या कहते हैं, बोट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे और आती है जिसे हम क्या कहते हैं, बोट फॉर्म कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे CH3 लग जाता है, ये H H H,
और हमें वैसे भी पता है कि क्या होता है, बोट फॉर्म जो है वैसे भी कम स्टेबल होती है चेयर फॉर्म से, तो ये तो वैसे भी कम ही स्टेबल होगी, ठीक है। इन दोनों से भी कम स्टेबल होगी ये वाली फॉर्म। ओके, तो चलो यहाँ पे जो है ये वाला टॉपिक आपका एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ओके।